फैमिली प्रेशर बहुत काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी बातें सुनने को मिलती भी थी। एक और चीज़ चैलेंज आता है कि आपके पास कोई ऐसा बड़ा क्लाइंट आ गया है, हुँ। जिसको सर्व करने की आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है। उस सूरत में क्या करते हैं फिर? हायरिंग शुरू करते हैं या क्या करते हैं? मैंने कई लोगों को देखा है कि अच्छे खासे टैलेंटेड लोग तबाह हो जाते हैं सिर्फ़ गलत लोगों में बैठ के। मैं आपको रिसेंटली एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लास्ट वीक में मतलब फॉर 2 डेज़ 2 घंटे सोया हूँगा पूरे 48 आवर्स में। इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट इज़ द ट्रेंड, इट्स हुँ। अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पैशन यू हैव। आपको रात को अगर देर तक काम कर रहे हैं तो आपको थकन फ़ील ना हो। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या वो गलतियाँ हैं जो आपने देखी, आपने की हुँ। और आप चाहते हैं कि दूसरे लोग ना करें? क्लाइंट को अपने अकाउंटिंग और आईएफआरएस और उसकी चीज़ें बताना शुरू करेंगे तो वो बोलेगा वो तो मेरे पास ऑलरेडी सीएफओ बैठा हुआ है, अकाउंटेंट बैठा हुआ है, आई विल नीड यू। मैंने आई थिंक आपके प्लेटफ़ॉर्म से फिर आज मैं बता रहा हूँ मैंने देयर वाज़ वन फेलियर आल्सो जो मैंने स्टार्ट की थी एक कंसल्टिंग फर्म मैं जब ओमान में था एज़ अ ग्रुप सीएफओ इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी तो अगर मैं एक सवाल करूँ, अगर आप ट्रेनिंग शुरू ना करते, तो क्या कंसल्टिंग में आते? बड़ा अहम सवाल है जो मैंने शुरू में कहा था, पहला क्लाइंट कैसे मिला? ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का माइंडसेट क्या था और क्यों किया? Hello everyone, today another podcast with my very good friend ज़ीशान तकी। ज़ीशान तकी दुबई में रहते हैं और पिछले काफ़ी सालों से अपनी कंसल्टेंसी चला रहे हैं। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट से और आज उन्होंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के एक कंसल्टिंग कंपनी स्टार्ट की है। आज हम जानेंगे कि ये रिस्क इन्होंने कैसे लिया, क्यों लिया, क्या-क्या चैलेंजेस आए। सबसे बड़ी चीज़ हम पूछेंगे पहला क्लाइंट कैसे पकड़ा? तो अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, क्या हाल-चाल है? वालेकुम अस्सलाम नदीम और गुड आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस पॉडकास्ट और मुझे थोड़ा बहुत पता है आपके बारे में और लेकिन जो लोग नहीं जानते आपको थोड़ा-सा अपना अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ पहुँचे, कैसे रहा? हाँ जी, ज़रूर। थैंक यू वेरी मच फ़र्स्ट ऑफ ऑल नदीम फॉर द इन्विटेशन और आई होप हम काफ़ी अच्छे इनसाइट्स और एक्सपीरियंस शेयर कर सकेंगे। तो करियर की जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम पीडब्ल्यूसी इन पाकिस्तान एज़ अ कंसल्टेंट। सो स्टार्टेड एज़ अ कंसल्टेंट देन फिर मूव हुआ मैं टू द इंडस्ट्री वर्क एज़ अ चीफ अकाउंटेंट देन एज़ अ ग्रुप सीएफओ एंड देन अगेन बैक टू द कंसल्टिंग। So started as an auditor and consultant, and then there I worked almost 3 years, three and a half year, and then फिर उसके बाद moved to UAE in 2012, almost like for the last 14 years now in the UAE, Oman, and Saudi also. So इस तरह से career का start हुआ, and then I worked, you can say, both sides as a consultant भी काम किया है और as a CFO क्योंकि होता ये है इसमें मोस्टली कंसल्टेंट्स जो हैं समटाइम वो उनका पूरा करियर कंसल्टेंसी में ही होता है। तो जब वो जाते हैं एज़ अ मतलब एट द क्लाइंट तो उनको बहुत सी दफ़ा जो अदर साइड ऑफ द टेबल जो सीएफओ की चैलेंजेस हैं ऑन द ग्राउंड दे माइट नॉट हैव टेस्टेड इट। सो alhamdulillah work on the both sides so got a very good experience and exposure, yeah, and then add lots of value to the client as well. तो आपने स्टार्ट पाकिस्तान से किया और फिर आप आ गए दुबई और Right. दुबई जैसी जगह पे आपने डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़ के कंसल्टिंग पे आना है, अपने काम पे आना है। तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का माइंडसेट क्या था और क्यों किया? Actually, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जो है मेरा माइंडसेट यही था टू डू समथिंग ऑफ आवर ओन और कंसल्टिंग की तरफ जो है वो बहुत शुरू से ही ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग एक्चुअली मेरी बिजनेस की स्टार्ट कंसल्टिंग से नहीं हुई एज आपको मालूम होगा वी स्टार्टेड फ्रॉम हॉफ्ट एकेडमी। तो हमने हॉफ्ट एकेडमी बनाई वेयर वी स्टार्टेड लाइक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग प्रोग्राम्स पब्लिक प्रोग्राम्स ऑल ऑफ दिस स्टफ। फिर वहाँ से जब हम कंसल्ट ट्रेनिंग में गए तो हमारे जो ऑडियंस होते थे वो मोस्टली वी टारगेटेड मिड टू सीनियर लेवल, मोस्टली सीनियर लेवल। तो उसमें सीएफओस, फाइनेंस डायरेक्टर्स दे यूज्ड टू कम एंड देन वी स्टार्टेड टू ट्रेन देम ऑन द इमर्जिंग एरियाज ऑफ फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने बहुत ही निच मार्केट पे फोकस किया, नॉट स्टार्टेड लाइक आईएफआरएस और accounting that like obviously there are ample supply of training providers in the market.
तो हमने स्टार्ट किया फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन से, और ये बात है तकरीबन 7 से 8 साल पहले की, कि उस वक़्त तो इतना एआई और ये सब था भी नहीं, बट वी सी लाइक वी नो दैट फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू हैपन एंड बिकमिंग अ मैंडेटरी फॉर ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गनाइजेशन। तो जो हमने पढ़ा था अपने मेंटर्स और कोचेस से, लाइक सलीम सूफी और डिफरेंट मेंटर्स, so we know like the changing role of finance। तो उसको माइंड में रखते हुए हमने बहुत ही निच को फोकस किया फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हमने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को ये कॉन्सेप्ट ट्रेन करना शुरू किया, और फिर मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया दुबई में, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया विद दुबई गवर्नमेंट, दैट वाज टीडीआर, टेलीकॉम एंड डिजिटल गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो वो काफ़ी मेगा फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट था। तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर भी मिल गया प्रैक्टिकली, हाउ फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज डन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहाँ से फिर इंटरेस्ट भी हुआ डेवलप, और एक्सपीरियंस भी आया हैंड्स ऑन। तो वहाँ से देन आई डिसाइडेड, देन व्हाई नॉट वी स्टार्टेड to share this experience and knowledge with the CFOs, like who are always trying to transform or do something, for their finance function to, you can say, transform their roles. तो वहाँ से फिर हमने ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें स्टार्ट की विद माय पार्टनर मोहम्मद रूबी। तो फिर वहाँ से जब हमारे पास लोग आए, देन दे स्टार्टेड टू गेट लाइक वंस दे कंप्लीट द प्रोग्राम, लाइक जब उन्होंने प्रोग्राम हमारे कंप्लीट कर लिए, देन दे reach out to us कि why not you can do something and implement something for our organization. So for example, इसी की एग्जांपल ले लें आप, माशाल्लाह एक्सपर्ट है फाइनेंस बिजनेस पार्टनरिंग में। तो हमने जब उसके प्रोग्राम्स डेवलप किए, हमारा प्रोग्राम फाइनेंस बिजनेस पार्टनरिंग का था, इट्स अ पार्ट ऑफ द फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो जब हमने उसको ट्रेनिंग दी और प्रैक्टिकल एग्जांपल, द आरओआई और द आउटकम ऑफ दैट यूज केस स्टडीज वी शेयर, सो सीएफओस रियली, for them it was eye opener कि अच्छा मतलब this can also be the role of finance। तो फिर उन्होंने हमें अप्रोच करना शुरू किया आफ्टर यू कैन से 1 year, 1.5 year, ऐसा ऐसा हमारे बस इंक्वायरीज आती रही फॉर द कंसल्टिंग कि कैन यू सपोर्ट आवर टीम, कैन यू डू दिस फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ से फिर हमने अपनी एक और फॉर्म रजिस्टर की एज अ कंसल्टिंग फॉर्म, तो वो एज अ सेपरेट कंपनी थी। तो अकेडमी तो अभी भी चल रही है विच इज गोइंग ऑन ऑफ अकेडमी। फिर वहाँ से कंसल्टिंग के एंगेजमेंट्स, ऑब्वियसली शुरू में we did a very small scale, then mid level, then alhamdulillah now we are doing a much bigger projects in the Middle East as well as UK। तो शुरू से हमारा टारगेट था ग्लोबली, टू टारगेट ग्लोबल ऑडियंस, वी स्टार्टेड वर्चुअली। तो उसकी वजह से एक अच्छा नेटवर्क भी बन गया। और फिर ऑब्वियसली व्हेन यू हैव अ नेटवर्क यू गेट लॉट्स ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज। सो फिर हमने यूके में भी अपनी फर्म रजिस्टर की। तो इस तरह से we started with the Middle East and then moved expanded to UK market as well। तो इस तरह से कंसल्टिंग किया स्टार्ट हुआ। ये जो आप बता रहे हैं तो बड़ा स्मूथ लग रहा है मुझे कि तो बड़ा आसान था, कोई भी कर सकता है। हम्म। अरे आपने कहा मैंने ये किया, हमने ये किया, वहां से ये किया हम्म। और हमें कंसल्टिंग आ गई और हम अपना बिजनेस, तो ये तो कोई भी कर सकता है अगर इतना आसान है तो उसके पीछे चैलेंजेस क्या आए थे? अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हैं, आपकी मंथली सैलरी आ रही है हम्म। और सैलरी से को आपने स्टॉक करके उस नल को बंद करके आपने एक और अपना हम्म। एक सोर्स ऑफ इनकम खोली है जिसका अता पता नहीं है। हम्म। कोई कोर्स खरीदेगा नहीं खरीदेगा कोई कंसल्टिंग राइट। करेगा नहीं खरीदेगा। आप बैठे हैं दुबई के अंदर इस वक्त, एक्सपेंसिव राइट। जगह पे। हम्म। तो वो थोड़ा सा शेयर करें, स्टोरी कैसी रही वहां पे? इसमें नदीम, मैंने जो है वो सडनली क्विट नहीं की जॉब। मैंने ट्रांजिशन फेज में था मैं, विच जो सलीम साहब कहते थे एम्प्रेन्योर जहाँ पे आप एम्प्लॉय भी हैं और साथ साथ आप अपना वेंचर भी चला रहे हैं। तो मैंने ट्रेनिंग जो स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज डूइंग अ जॉब, आई वाज ऑन विद द दुबई गवर्नमेंट ऑन अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो वहीं से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, यू कैन से एज अ साइड हसल था स्टार्ट में, बट फिर उसको ऐसा ऐसा स्केल अप किया बिकॉज मुझे एडवांटेज एक ये मिल गया, आई कैन से एन एडवांटेज फॉर मी, जब कोविड आया एंड देयर वाज अ मैसिव डिमांड फॉर द ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग। तो उस वक्त वी मेड अ लॉट ऑफ बिजनेस फ्रॉम हॉफ्ट एकेडमी, क्योंकि वो हमारे लिए गोल्डन टाइम था। जब कोविड के टाइम, क्योंकि एवरीवन मूव टू द वर्चुअल वर्ल्ड, और हमने रिसेंटली फॉर्म रजिस्टर की थी इन स्टार्ट 2019-20s में। तो उस वक्त ही, उसके फौरन बाद ही फिर कोविड आ गया। तो उससे फिर हमें
एकदम वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का लाइक जो पहला प्रोग्राम हमने लॉन्च किया उसी में द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम द पेड प्रोग्राम उसमें वी गॉट 20 प्लस पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट आई थिंक 10 और 12 कंट्रीज क्योंकि हमने बहुत अच्छे स्पीकर्स और जो ट्रेनर्स थे उनके साथ कोलैबोरेट किया वेरी गुड सो वहाँ से स्टार्ट हुआ ये मतलब आई स्टार्टेड विद माय जॉब और फिर स्लोली स्लोली व्हेन वी स्टार्टेड टू गेट कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स और उसके बाद फिर कंप्लीटली मूव हुआ सो चैलेंजेस इवन व्हेन आई डिसाइडेड टू मूव ऑब्वियसली फैमिली से भी फिर आपको आता है एक यू नो फीडबैक के एक हमें तो वही आदत होती है ना कि पे चेक आएगा एक फिक्स और कंसल्टिंग में तो आपको पता ही नहीं है आपका क्लाइंट में भी 6-6 महीने आपको पेमेंट ना दे तो इट्स अ वेरी रिस्क ऑब्वियसली रिस्क इज देयर बट ऑब्वियसली रिस्क एंड रिवॉर्ड both you have to balance but obviously it was a challenging time sometime there was even because I didn't go for any investment और बस जो अपनी सेविंग थी वहीं से ही हमने स्टार्ट किया और फिर मैंने पार्टनर किया विद मोहम्मद रूबी वाज अ रियली अमेजिंग पार्टनर तो वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर फिर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आल्सो तो हमने इसी तरह पर बूटस्ट्रैप था हमारा और उसके बाद फिर स्लोली स्लोली व्हेन वी स्टार्टेड टू गेट द कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स then I decided now this is the time I should move because वो मैं फिर स्केल अप नहीं कर पा रहे थे हम बिकॉज ऑफ द फुल टाइम जॉब ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्केल अप तो आपके पास दो ही चॉइसेस होती हैं या तो आप इसको एज अ वन मैन शो चलाते रहें जस्ट एज अ साइड हसल और ट्रेनिंग दें और फ्रीलांस कंसल्टेंट रहें साथ साथ आप करते रहें या फिर आपके पास एक विजन हो कि यू हैव टू बिल्ड समथिंग बिग और कंप्लीट एज अ फर्म तो वो हमारा शुरू से ही विजन था दैट वी हैव टू बिल्ड completely you can say like enterprise or a firm with a vision and complete global presence तो वो हमारा विजन और स्ट्रेटजी थी शुरू से तो उसके लिए चैलेंजेस तो काफ़ी आए फाइनेंशियली भी फेस किया काफ़ी फिर उसके बाद ऑब्वियसली in terms of the logistics or हर चीज़ for the operation बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम और शुरू में सेटबैक्स भी बहुत आए मतलब ऐसा होता था कि हम क्योंकि हमारे बिल्कुल नए थे मार्केट में और हम 12-12 15-15 प्रपोजल्स वी आर सबमिटिंग टू क्लाइंट और उसमें से हार्डली एक या दो कोई क्लाइंट जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है तो शुरू में फिर आपको ऑब्वियसली यू गेट सम डिसहार्ट आल्सो कि आप मतलब यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग तो क्योंकि हमारा इमेज जो था वो ये था कि यू आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग तो दे थॉट लाइक वी आर एक्सपर्ट इन द ट्रेनिंग बट नॉट मच ऑन द कंसल्टिंग साइड तो उस वजह से भी बहुत से हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे शुरू में बट व्हेन वी स्टार्टेड टू गेट स्मॉल कंसल्टिंग एंगेजमेंट फिर एक्सपीरियंस हुआ उससे और फिर स्लोली स्लोली भी हमें अच्छे बड़े अच्छा, प्रोजेक्ट्स भी मिले एक बड़ा अहम सवाल है जो मैंने शुरू में कहा था, पहला क्लाइंट कैसे मिला? पहला क्लाइंट मिला हमें थ्रू ट्रेनिंग एकेडमी तो जहाँ जैसे मैंने बताया कि जो सीएफओ था क्योंकि आपको मालूम है सीएफओज आर मोस्टली द डिसीजन मेकर और जो कि फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन के इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं और हमारे ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स होते थे सीएफओज होते थे तो with training they really love our training programs very practical and very future oriented तो उसके बाद we started to build very good relationship with them तो उससे फिर ये हुआ कि वही सीएफओज दे स्टार्टेड टू अप्रोच फॉर द कंसल्टिंग तो वहां से ही समझे आई थिंक एज आई रिमेम्बर इन इवन इट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट वी गॉट वाज इन इजिप्ट एंड सऊदी तो हम बैठे दुबई में थे लेकिन शुरू में हमारा अच्छा, काम सारा आउट ऑफ दुबई दैट वाज ऑल वर्चुअल अच्छा क्योंकि वो कोविड का टाइम था तो उस तरह से हमें अच्छा मिला एक फर्स्ट तो चैलेंजेस होते हैं कि दुबई के कि मैं आपने जो जॉब से स्टार्ट की फाइनेंशियल चैलेंजेस आए और हम्म दूसरे चैलेंजेस आए लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजेस दुबई में जो होता है वो होता है कंपटीशन का क्योंकि आई थिंक जो कंपटीशन दुबई में इस वक्त एग्जिस्ट करता है वो शायद सऊदीया में नहीं करता या इजिप्ट में नहीं करता होगा हम्म वो चैलेंज कितना आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि यार हमसे पहले हम्म भी कई लोग बैठे हैं और वो भी हमसे बेहतर काम कर रहे हैं तो हम्म वाई वी एग्जैक्टली तो इसका वेरी सिंपल आंसर ये है नदीम लाइक हमने दुबई में compete ही नहीं किया हमने दुबई में हम बैठे हुए थे लेकिन जो हमारा यू कैन से जो भी टर्नओवर रेवेन्यू था इट वाज हार्डली 10 या 15% फ्रॉम दुबई इट ओके वाज आई कैन से 40-50% फ्रॉम सऊदी एंड रिमेनिंग फ्रॉम यूरोप एंड बिकॉज इट वाज वर्चुअल प्रोग्राम ना तो हमने
तो दुबई मार्केट से कम्पीट ही नहीं किया, हमने उसको इरेलीवेंट कर दिया एज अ ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। तो हमने दुबई मार्केट को तो कम्पीट ही नहीं किया, क्योंकि दुबई में तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेनर, बट एक एक फैक्टर ये था ऑब्वियसली कि वी डिडंट compete only within the Dubai market but a virtual program. And the second is दुबई में मोस्टली जो ट्रेनर्स थे they were focusing on IFRS or compliance or tax training, फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रेनिंग। इवन देन हमने दुबई में भी काफी वर्कशॉप्स किए इन पर्सन, so that also we got a very good response. But we never compete in the Dubai market directly, you can say. It was like शुरू से ही हमारा मतलब half global, it was हमारा focus ही global था, so that's why we didn't face much challenge from, because अच्छा, Dubai market is very competitive. Yeah, अगर मैं एक सवाल करूँ, अगर आप ट्रेनिंग शुरू ना करते, तो क्या कंसल्टिंग में आते? ट्रेनिंग शुरू ना कंसल्टिंग इज़ अ की। चाइल्ड ऑफ ट्रेनिंग या बाय प्रोडक्ट ऑफ ट्रेनिंग? हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल। तो कंसल्टिंग का देखिए शुरू से ही एक पैशन था, मतलब आई डोंट थिंक कि अगर आपको मोटिवेशन चाहिए कुछ करने की तो मैं तो बोलूँगा आप करें भी ना वो चीज़, इफ यू बिकॉज़ इट वाज़ इन द पैशन एंड कॉलिंग दैट कंसल्टिंग, ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग बोथ। जब मैं पढ़ाई अपनी कर रहा था ड्यूरिंग द एजुकेशन आल्सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग एंड एडवाइजिंग पीपल। सो जब से एक पैशन था, तो उसी पैशन को रखते हुए मतलब आई परस्यू दिस पाथ। और training and consulting, as you say, even sometimes these are interconnected, because even in consulting you have to train people right at the end, so both are interconnected. So मतलब ultimately आना तो था मुझे, अब ये रूट मिल गया तो इसके थ्रू आ गया मैं, and that was much more, I think, easier route, because हमें compete ज़्यादा नहीं करना पड़ा, तो it was sort of a blue ocean, you can say। we मतलब अगर हम directly consulting में आते तो मे बी हमें काफ़ी चैलेंजेस होते। बाय द वे, मैंने आई थिंक आपके प्लेटफ़ॉर्म से खैर आज मैं बता रहा हूँ, मैंने देयर वाज़ वन फेलियर आल्सो, जो मैंने स्टार्ट की थी एक कंसल्टिंग फर्म। मैं जब ओमान में था एज़ अ ग्रुप सीएफओ इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उस वक़्त नया-नया वैट आया था दुबई में ना 2018 में। हुँ। तो हर एक कम बस वही एक गलती की थी, इट वाज़ अ लेसन आल्सो, ये बस सब जो सब कर रहे हैं चलो हम भी करते हैं। तो वो टैक्स आया था नया-नया यूएई में 2018 में, उस वक़्त मैं था ओमान में एज़ अ ग्रुप सीएफओ। तो कुछ यहाँ लोगों ने कहा कि बहुत डिमांड है टैक्स की और अकाउंटिंग की, और हालाँकि मुझे वो उसमें इंटरेस्ट नहीं था शुरू से, अकाउंटिंग और टैक्स एडवाइज़री में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था मुझे। बस वो स्टार्ट की और इट वाज़ अ फेलियर, वी डिडन्ट गेट इवन वन क्लाइंट। एक ओह! क्लाइंट भी नहीं मिला, और वो कंपनी में काफ़ी मतलब अच्छे खासा इन्वेस्ट भी किया था। तो इट वाज़ अ फेलियर फॉर मी। तो अच्छा, एक चीज़ मुझे और पूछना है कि अब आप माशाल्लाह सऊदीया में हैं, मैंने देखा है। हुँ, दुबई हुँ। में तो थे आपने, सऊदी में भी अपनी एक ऑफ़िस बनाया है यहाँ पे, आप यूके में भी काम कर रहे हैं और आप शायद इजिप्ट को भी कैप्चर करते हैं, ये टू बी राइट, ठीक है? राइट, तो अब आप हर जगह नहीं हो सकते, ऑफ क्योंकि कोर्स। कंसल्टिंग में एक एक बड़ा फैक्टर है कि यार मैं हर जगह जाऊँ या मैं ऐसी टीम रखूँ जो मुझे रिप्रेज़ेंट कर सके। तो मेरे ख़्याल में चैलेंज सबसे बड़ा आता है टीम का कि क्या वो टीम वो लैंग्वेज बोल सकती है जो मैं चाहता हूँ? हुँ, हुँ। वो चैलेंज को कैसे आप जो है उसको हैंडल करते हैं? हाँ, देखिए स्केल अप में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आपके पास 2 चॉइस होती हैं, या तो आप एक वन मैन शो रहें, तो एज़ अ सोल प्रोप्राइटर कि आप खुद ही वन मैन शो हैं, आप खुद ही सब कंसल्टिंग भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, और आप ही मतलब साल में 1-2 प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। एक तो वो ऑप्शन है आपके पास, राइट? तो वो हमारा नहीं था, मेरा शुरू से दैट वाज़ नॉट द प्लान, ऑल्दो अभी भी काफ़ी एंगेजमेंट्स होते हैं जिसमें मैं खुद डिलीवर कर सकता हूँ। बट हम अपॉइंट करते हैं, डेलीगेट करते हैं लोगों को, वी हायर कंसल्टेंट्स एंड टीम। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है। तो पहले तो शुरू में स्टार्ट में मतलब मार्केटिंग भी मैं खुद ही करता था, सेल्स, बिज़नेस डेवलपमेंट, डिज़ाइनर, प्रेज़ेंटेशंस, और फिर क्लाइंट डिलीवरी भी। तो वो ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग टाइम था, सब कुछ आपको खुद ही करना होता था। बट फिर वही है कि इफ यू वर्क इन द बिज़नेस और ऑन द बिज़नेस, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर आपको स्केल अप करना है तो यू हैव टू डू सम स्ट्रेटेजिक अलायंस, कोलैबोरेशन। तो उसमें फिर हमें अच्छे पार्टनर मिल गए लकीली, बहुत अच्छे पार्टनर्स मिल गए साथ में, हू आर वेरी लाइक माइंडेड एंड हैव अ पैशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल दिस। तो फिर उनके साथ पार्टनरशिप की, तो अभी यूएई में पार्टनर है मेरे, सऊदीया में है एक सऊदी पार्टनर, और
यूके में है। तो दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग, लाइक यूके पार्टनर जो है वो ही रिप्रेजेंट हॉफ्ट यूके, एंड सऊदी में है तो ऑब्वियसली आई एम कवरिंग आल्सो, बट ऑब्वियसली मैं ट्रैवल करता रहता हूँ टू ऑल थ्री, लाइक यूके, यूएई एंड सऊदी, to look after things, but they are the one like representing Hoft actually. अच्छा, There. एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मेरे अंदर चल रहा है इस वक़्त, वो ये है, जब आप कॉर्पोरेट लाइफ़ में होते हैं, तो आपकी कंसल्टिंग में आने के लिए कॉर्पोरेट लाइफ़ की वो कौन-सी स्किल है, जो आपको Hmm. हेल्प करती है अपनी कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट करने के लिए? आप Mm-hmm. समझ रहे हैं? तो अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट लाइफ़ में तो कंसल्टिंग में आ रहा है, तो क्या कौन-सी स्किल सबसे ज़्यादा काम आती है? अगर टॉप थ्री आप पूछेंगे तो इट्स कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, टेक्निकल स्किल्स आई थिंक काफ़ी बाद में आती हैं आपकी, वो तो आप अगर टेक्निक और क्वालिफाइड हैं, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और लाइक हैविंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, मतलब अगर आप जाके क्लाइंट को अपने अकाउंटिंग और आईएफआरएस और उसकी चीज़ें बताना शुरू करेंगे तो वो बोलेगा वो तो मेरे पास ऑलरेडी सीएफओ बैठा हुआ है, अकाउंटेंट बैठा हुआ है, आई विल नीड यू। तो हमें एज अ कंसल्टेंट वी हैव, हमें पोजीशन करना होता है अपने आप को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो हुँ, हम जब भी क्लाइंट के पास जाते हैं तो जाके ही पूछते हैं भाई व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर चैलेंज, आपकी व्हाट इज योर नंबर वन एंजाइटी इन द बिजनेस, आपको क्या चैलेंजेस का सामना है। और तो वहां से फिर आई थिंक नंबर वन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी, बिकॉज दिस इज आई थिंक वन ऑफ द टॉप स्किल दैट जो आप कॉर्पोरेट लाइफ में डेवलप करते हैं एंड यू कैन यूज इन द कंसल्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरा कम्युनिकेशन। बिकॉज हुँ। अगर कम्युनिकेशन और आपको सेलिंग नहीं आती है देन यू शुडंट कम इन द, बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा है इवन इन फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, देयर इज अ वेरी टफ कंपटीशन इन द मार्केट। तो कम्युनिकेशन एंड सेलिंग स्किल्स अगर आपके पास नहीं है ये, और अगर आपका बहुत ही वो अकाउंटिंग वाला माइंडसेट है, और तो आई डोंट थिंक यू कैन अच्छा, बी मोर जो आपने सक्सेस। चीज़ें बताई हैं, वो तो अकाउंटेंट में होती नहीं है। हाँ, दैट्स द दैट्स द पॉइंट। ये तो ये तो आप बहुत कह रहे कम हैं कि अकाउंटेंट्स में होती हैं आई थिंक। आजकल अब वो जो बहुत ही ब्रॉड जैसे मैका के और जो हॉप से जो यहाँ से ट्रेन होके आते हैं, आई थिंक दे हैव वेरी डिफरेंट माइंडसेट। इवन हुँ, मैंने तो उनके साथ भी काम किया है जो मतलब मैका से जिन्होंने किया है काम, एंड मतलब जिन्होंने ट्रेनिंग ली है और जो हॉफ से भी ली है फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह भी, मतलब दे हैव वेरी डिफरेंट माइंडसेट। इवन उन सीएफओस के माइंडसेट आप उनके साथ बैठे हैं तो बहुत ही डिफरेंट है, सोचते ही डिफरेंट वे में। तो हैं, देयर आर अकाउंटेंट्स हु आर नाउ बिल्डिंग एंड स्केलिंग अप, आपके जैसे प्रोग्राम्स हैं माशाल्लाह जबरदस्त, एफपीएन, एफबीपी, और तो वो अब आपका प्रोग्राम एक इंसान अगर कर लेगा तो उसके बाद उसका माइंडसेट बहुत ही डिफरेंट होगा, राइट? नहीं ही विल मुझे नॉट। लोग कॉल करते हैं कि यार आपका जो प्रोग्राम देखा है दिस इज़ समथिंग न्यू, वी हैव नेवर लर्न्ड बिफोर इन माय एजुकेशन लाइफ। सो जब वो देखते हैं तो उनको अंदर से एक चेंज तो आता है। अब वो एग्जैक्टली। कितना सस्टेन करते हैं उसको वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा काम ये है कि उसको ट्रिगर पॉइंट उनके हिला दें, राइट। माइंड को शेक करें, यार दिस इज़ समथिंग यू हैव टू फोकस ऑन दिस। एग्जैक्टली। कुछ लोग फोकस कर पाते हैं लॉन्ग टर्म में, जैसे हमारे मेका के अंदर ही हर बंदा स्टार नहीं बन पा रहा, कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं। राइट। लेकिन ये कि जिन्होंने किया वो अपना काफ़ी कुछ कर चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे एग्जैक्टली है। आप हैं यहाँ से, मैंने जानता हूँ रूबी है, आसिफ था हमारे साथ, वो भी इसी के साथ था, मैं था, काफ़ी लोग मैंने देखा है जो काफ़ी ग्रो किए हैं बिकॉज़ ऑफ दिस प्लेटफ़ॉर्म। एग्जैक्टली, और नहीं इवन कैरियर में तो ग्रो किया ही है, और मैंने काफी मैका के और दूसरे सीएफओस को देखा है जो अभी पूरी अपनी मतलब बिजनेस चला रहे हैं, नॉट इवन द कंसल्टिंग। अभी आई हुँ, थिंक यू 1 मंथ पहले मैं मिला था, व्हाट हिज नेम, फहद, और आई एम नॉट रिमेम्बर हिज नेम। अबू धाबी में ही होते हैं वो, तो ही माशाल्लाह रनिंग अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट। और हुँ, अब वो एज अ सीएफओ ही इज टेलिंग मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ एंड ही इज रनिंग अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट। फिर सऊदीया में आई थिंक होते हैं, मदीना में होते थे बिलाल, ही माशाल्लाह ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब एंड देन ही इज रनिंग अ कंपनी इन सऊदी अरेबिया। तो काफी मैंने देखा है कि वो आर कमिंग टुवर्ड्स, तो वही है, इट्स ऑल अबाउट योर विजन। आपका है क्या कि आपको सीएफओ और सीईओ लेवल तक ही जाना है कॉर्पोरेट में, और यू हैव टू मूव, तो इट ऑल उस पे भी डिपेंड करता है आपके। अच्छा, आपने जब ये कंसल्टिंग स्टार्ट किया था शॉन,
चैलेंजेस की तो हमने बात कर ली, हुँ, लेकिन आप क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या वो गलतियाँ हैं, जो आपने देखी, आपने की और हुँ। आप चाहते हैं कि दूसरे लोग ना करें? वो क्या बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं जो कि लोग अवॉइड कर सकें ये सब काम स्टार्ट करने से पहले? आई थिंक एक जो सबसे बड़ा लेसन मिला वो तो जैसे मैंने बताया एक फेलियर था हमारा एक वेंचर जो हमने किया था कि डोंट रन आफ्टर द ट्रेंड कि अगर कोई ट्रेंड है फॉर एग्जांपल अब यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है या फिर हुँ। इनवॉइसिंग आ रही है तो अब एवरीवन इज रनिंग आफ्टर दैट कि ओके अब कोई पाकिस्तान में बैठा है तो वो सुनेगा कि अच्छा वहां पे आ रहा है वेट बिकॉज आपको पता है यूएई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है आपने खुद भी रजिस्टर की होगी आपको मालूम है यहाँ पे विद इन 48 आवर्स आप अपनी कंपनी बना सकते हैं विद इन 1 वीक आप वीज़ा ले सकते हैं अनलाइक अदर कंट्रीज तो यही होता है कि लोग जस्ट ईज ऑफ डूइंग देख बिजनेस देख के भी और फिर ट्रेंड के पीछे चले जाते हैं कि ओके सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं आई थिंक दिस शुड बी अवॉइडेड कि आपको जो है एक अपना निच पहले मालूम होना चाहिए कहाँ पे मुझे compete करना है क्या वहाँ पे कंपटीशन है और हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स तो अच्छा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट इज़ द ट्रेंड, इट्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पैशन यू हैव। ऑफ ऐसा कोर्स ऐसा कौन-सा काम है जो आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम ना करे? ठीक है ना? एग्जैक्टली सुबह आपको रात को अगर देर तक काम कर रहे हैं तो आपको थकन फ़ील ना हो। ऑफ कोर्स तो वो तो आपको खुद अपनी नीश पहले तलाश करनी पड़ती है क्योंकि अगर आप किसी ट्रेंड के पीछे भागते हैं, हो हम्म सकता है 3 महीने बाद आपने कंपनी बनाई, रजिस्ट्रेशन की, ये सारी कॉस्ट पे की, उसके बाद आपने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा। हाँ ऑफ कोर्स ठीक है? तो वो चलता नहीं है और आप जॉब भी छोड़ सकते हैं, जॉब कर भी सकते हैं, तो जॉब के साथ वैसे ही इतना मुश्किल होता है, हम्म इस तरह के साइड हसल को चलाना जब तक आपका वो पैशन ना बने। राइट राइट वैसे मैं अब ट्रेनिंग वगैरह पे बड़ा पैशन रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम बोर्न फॉर दिस। तो अब हम्म मुझे ऑफ़िस के बाद 10 घंटे बाद इतना आसान नहीं होता है कुछ और करना, अगर आपका पैशन ना हो। एग्जैक्टली तो आपको वो चीज़ तलाश करनी पड़ेगी जिसका आपको पैशन है क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ़ के साथ आपको चलाना पड़ता है कुछ ना कुछ साथ में। ऑफ कोर्स ऑफ और कोर्स वो आप ऐसा कुछ चला नहीं सकते जिसमें आपको मज़ा ना आए, तो आप नहीं चला पाएँगे उसको। ऑफ तो कोर्स आपका ट्रेनिंग पैशन था, आपका कंसल्टिंग पैशन था, दैट्स व्हाई यू आर फ्लाइंग एक्चुअली, अदरवाइज़ इट्स सो डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट आई 100% एग्री कि अगर आपकी कॉलिंग नहीं है ये और आप जस्ट लुकिंग लाइक फॉर अ शॉर्ट टर्म तो ये सस्टेनेबल भी नहीं होता है फिर ऑब्वियसली यू कैन नॉट सस्टेन इवन अभी फुल टाइम भी आप जब आ जाते हैं कंसल्टिंग में और जब स्केल अप करते हैं तो इट्स वेरी चैलेंजिंग मतलब आपके डिफरेंट क्लाइंट्स हैं आपकी डिलीवरीज हैं आपको डेडलाइंस हैं फिर अभी जैसे अब हमने स्केल अप किया है तो ट्रैवल करना है तो अभी मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ लास्ट वीक में मतलब फॉर 2 डेज मैं जस्ट 2 घंटे सोया हूँ पूरे 48 आवर्स में मतलब तो हाउ हाउ वाज पॉसिबल because obviously first of all I know कि I am working for my own business I am not working on someone else dream और फिर मेरा passion है ये तो I really don't mind मतलब 48 hours अगर मुझे जागना मतलब without sleeping या sleepless nights so it's all because of the passion as you rightly said एंड एक और चीज़ चैलेंज आता है कि आपके पास कोई ऐसा बड़ा क्लाइंट आ गया है, हम्म जिसको सर्व करने की आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है। हम्म उस सूरत में क्या करते हैं फिर? हायरिंग शुरू करते हैं या क्या करते हैं? देखिए क्लाइंट आता फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ा क्लाइंट आए आपको वो प्रोजेक्ट अवार्ड ही जब करेंगे कि जब आपके पास टीम हो तो हुँ। ऑब्वियसली राइट तो वो आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पीआईएफ के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं काफ़ी बड़ी फर्म तो ऑब्वियसली हमने मतलब 6 6 महीने पहले से इसकी प्लानिंग होती है और काफ़ी लंबा एक प्रोसेस होता है बिडिंग का तो उसी में आपको पूरी टीम अपनी डेवलप करनी होती है क्योंकि बड़ा क्लाइंट ऑफ कोर्स एकदम से तो आपके पास नहीं आता है वो पूरा उसका एक प्रोसेस होता है बिडिंग का आरएफक्यू का फिर आपको अपनी पूरी प्रपोजल सबमिट करने होते हैं टीम दिखानी होती है उनसे मिलाना होता है तो ये सब चीजें तो पूरी मतलब आपको प्री प्लान करनी पड़ती हैं और तो टीम जो आप रखते हैं वो किस तरह रखते हैं अपने साथ? आपके पास वो पेरोल पे होते हैं या आप लोग ऑन ऑन कॉल भी ले लेते हैं लोगों को? इतना अ, सब नहीं करना? कुछ हाँ कुछ पेरोल पे भी हैं फुल टाइम भी हैं अभी हमारे साथ रिसेंटली मतलब फॉर द लास्ट आई थिंक 1 ईयर और जो इनिशियली था स्टार्ट हमने किया था वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेस्ड था। तो उसमें हमने किया ये था कि हमने एक टैलेंट पूल बना लिया था और यू कैन से टैलेंट बैंक जहाँ पे
हमारे वो सेलेक्टेड प्रोफेशनल्स थे कि जो जिनसे हमने एग्री किया कि व्हेनेवर देयर इज़ अ प्रोजेक्ट एंड दे वर्क विद अस। तो उस तरह से वो हमारे पास फुल टाइम कॉस्ट भी वो बहुत अच्छा लीन मॉडल था कि वी डोंट हैव अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो यू डोंट नीड टू पे देम, राइट? तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वो काम करते थे हमारे साथ और अभी भी कर रहे हैं बहुत से। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग का एक्सपर्ट है तो उसको हमने एक असाइन कर दिया कि ओके दिस विल बी फॉर एनी प्रोजेक्ट, अगर कोई आएगा तो ही विल वर्क। तो इस तरह से भी हैं कुछ, सो सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हमने किए हुए उनसे, मास्टर एग्रीमेंट के व्हेनेवर देयर इज एनी प्रोजेक्ट दे कैन वर्क विद अस, और कुछ हैं जो कि फुल टाइम भी हैं अभी। आपको बिज़नेस लेने के लिए अप्रोच करना किसको आसान होता है, सीईओ को या सीएफओ को? बिजनेस देखिए, डिसीजन मेकर तो सी एट द एंड सीईओ ही होता है, और सऊदी अरेबिया हो गया और आप यूएई मोस्टली, वहाँ पे जो है वो सीएफओ जो है वो लीड कर रहे होते हैं ज़्यादातर इनिशिएटिव से वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अप्रूवल और फाइनल अप्रूवल जो है वो सीईओ की होती है। सीएफओ के पास इतनी अथॉरिटी मोस्टली नहीं होती है कि वो विदाउट द सीईओ अप्रूवल या वो कुछ कर सके ऑब्वियसली। तो सीएफओ जो है ही इज द, यू कैन से, इनिशिएटर और ओनर ऑफ दैट इनिशिएटिव, और अप्रूवल तो ऑब्वियसली फिर सीईओ के पास जाती है। और इट ऑल डिपेंड, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका स्ट्रेटजी का प्रोजेक्ट है तो उसमें ज़्यादा सीईओ ही इन्वॉल्व होता है। तो अब हमारे जो मिड साइज क्लाइंट्स हैं, फैमिली बिजनेसेस हैं, लाइक लोकल फैमिली बिजनेसेस हैं सऊदी यूएई, जो कि फैमिलीज चला रही हैं, तो दे आर नॉट अ बिग एंटरप्राइज बट लाइक अ मिड लेवल एसएमईज, तो वहाँ पे फिर मोस्टली हमारी जो इंटरेक्शन होती है वो सीईओ और चेयरमैन उनके साथ होती है। और अगर कोई मीडियम टू लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उसमें फिर यू हैव टू वर्क विद द सीएफओ मोस्टली। कभी दिमाग में आया किसी पॉइंट पे यार लेट्स गो बैक टू कॉर्पोरेट लाइफ? हाँ, नहीं। मैं इवन जब फुल टाइम मूव हो गया था उसके 3 मंथ्स बाद मेरे पास एमिरेट्स कैटरिंग, जो यूएई की है, वन ऑफ द बिगेस्ट कैटरिंग, वहां से ऑफर लेटर था मेरे पास फॉर द सीएफओ रोल। अच्छा। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, पहले मैंने फूड एंड बेवरेज होरेका इंडस्ट्री में काम किया हुआ था, तो वो मेरे पास जॉब थी हाथ में, ऑफर लेटर था। तो मैंने भी इवन घर में भी डिस्कस किया, तो इवन सबने ऑब्वियसली यही कहा कि भाई क्या कंसल्टिंग करते रहना साइड में, जॉब पकड़ो अभी। साइड में, मैंने कहा फिर वही ऑप्शन है, फिर वो आपको साइड हसल में चलाना है तो फिर ठीक है, वो फिर एक फ्रीलांसिंग और साइड हसल चलती रहेगी, लेकिन वो जो विजन है आपका, तो वो फिर मैंने सोच लिया था कि अब वापस नहीं जाना है। तो इवन उसके बाद इवन बिग फोर से भी कुछ ऑफर्स आई थी ऑन फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टर और इस तरह के रोल्स की, तो डिडंट गो बैक, क्योंकि फिर उनके इवन बिग फोर की जो स्पेसिफिक कंडीशन थी दैट यू हैव टू लीव ऑफ्ट, यू कैन नॉट रन एज अ फर्म। तो ऑब्वियसली मैंने कहा आप अपनी बेबी को कैसे छोड़ सकते हैं Augen. बिल्कुल। So obviously, I didn't go and decided not to go back. तो फैमिली प्रेशर था? फैमिली प्रेशर बहुत काफी ज्यादा था, काफी बातें सुनने को मिलती भी थी कि आप जो मतलब जिस टाइम में ऑब्वियसली देयर सम टाइम एंड लाइक क्लाइंट्स, क्योंकि अब ऑब्वियसली क्लाइंट देखें आपको, they treat you as a business partner, right? They don't treat you as an employee, तो वो कोई आपको फिक्स मंथली सैलरी है वो तो नहीं दे रहे हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू सबमिट द इनवॉइस एंड फिर उनको अप्रूव करनी है इनवॉइस, फिर वो क्रेडिट डेज भी हैं उसमें, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का भी एक काफी हम्म। चैलेंज होता है। तो होता है ऑब्वियसली, दैट वाज वन ऑफ द चैलेंज। तो और जाहिर है जब आप वो सैलरी सैलरी भी डिसबर्स करते हैं तो आप अपने आप को सबसे आखिर में रखते हैं। हाँ। तो पहले तो आपका सप्लायर है, फिर एम्प्लॉयज हैं, तब कुछ बच गया तो आपके हाथ में भी आ जाता है। हाँ। एग्जैक्टली। ये शुरू में तो इस तरह के प्रेशर बड़े होंगे इस वक्त। हाँ, एग्ज़ैक्टली, शुरू में काफ़ी ज़्यादा थे, और फिर कभी ऐसा भी टाइम होता था कि सोचते थे कि फिर वापस जॉब कर लें, और फिर बट यही है कि अब अगर आपने एक दफ़ा फिर डिसीज़न ले लिया है तो ले लिया है। अब अगर आपको आ रही हैं क्योंकि कोई भी बिज़नेस है देखिए, आपको यू हैव टू फेस चैलेंजेस, अदरवाइज़ फिर वही वाली बात होगी, अगर आपका पैशन नहीं है उसमें तो फिर वही होगा कि आप हर पॉइंट पे यही सोचेंगे कि चलो मैं अभी एग्ज़िट कर लेता हूँ, क्विट करके फिर वापस चला जाऊँ।
तो कमिटमेंट और फर्मनेस ऑब्वियसली ज़रूरी है टू कंटिन्यू दिस जर्नी। नहीं, नहीं, दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव कि जिस तरह से आपने इसको कंटिन्यू किया हुआ है डिस्पाइट हुँ, द फैक्ट कि आपके पास चैलेंजेस भी आए, फैमिली हुँ, चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, उसके बावजूद उसको सस्टेन करना, यही तो एक इम्तिहान होता है। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि आपके पास सराउंडिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, हुँ, जो आपको पिन कर रहे होते हैं और आपको अट्रैक्शन होती है, यार फलाँ बंदे ने फलाँ गाड़ी खरीद ली है, फलाँ बंदे की हुँ, सैलरी है, उसने अच्छा मोबाइल ले लिया है, घर ले लिया हुँ, है और आपका बजट सारा कट हो गया है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। आपके पास जो पैसे हैं, वो तो आप खर्च भी नहीं कर सकते। हाँ, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। तो वो आपकी लाइफ़स्टाइल पूरा चेंज करना पड़ता है अपने आप को। सबसे बड़ा है हुँ, कि आपकी फैमिली का लाइफ़स्टाइल क्योंकि हुँ, दे डोंट केयर कि यार आप हुँ, क्या कर रहे हैं। हमारे ओके। जो विश हैं वो तो पूरी होनी चाहिए। हुँ, हुँ, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। वो वो बहुत बड़ा फैक्टर है शायद जो आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया होगा माशाल्लाह इसके आगे हाँ, और एग्ज़ैक्टली। उसके ये बगैर ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़ आपको माइंड में ज़रूर रखनी होगी कि बस इवन मतलब नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स यू डोंट नो वेदर आपको पेमेंट्स आएँ, आपको प्रोजेक्ट बिकॉज़ कंसल्टिंग इज़ ऑल प्रोजेक्ट बेस्ड राइट? अनटिल अनलेस कोई आपका रिटेनर प्रो या फिर आउटसोर्सिंग या आप उस तरह की फ्रैक्शनल सीएफओ दे रहे हैं वेयर जहाँ पे आपकी कुछ मंथली हो जाती है रिटेन बट मोस्टली इट इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड राइट? अब कुछ ऐसा टाइम आता है कि आपके पास 6 मंथ्स तक हो गया और आपके पास कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है, देन ऑब्वियसली आपके एक्सपेंसेस तो चलने हैं, वो तो नहीं रुकने हैं। तो तो किसी वो तो किसी कोई ऐसा पॉइंट आया था कभी कि आपके अकाउंट में पैसे ना हो और परेशानी हाँ, आ रही हो? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल शुरू में आई थिंक इनिशियली क्योंकि हुआ ये कि आई हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट इन फर्म, तो फर्म की रजिस्ट्रेशन फिर इवन सऊदी एक्सपेंशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सऊदी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू यूएई। तो उसमें यही था मेरे पास चॉइस थी कि अब मैं तो सेविंग्स जो है आप उससे आप घर बना लें या फिर कंपनी बना लें। तो घर बहुत से हमारे जो पाकिस्तान में माइंडसेट यही होता है कि आप घर बनाएँ। एक प्लॉट लेके डाल दें बस एरिया टाउन में और उस पे घर बना लें। तो वो मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शन थे कि मैं ले ले सकता था वहाँ पे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह है बट चाहता तो मैं और भी लेके बट वही है कि मतलब अ, आपको अगर उसमें इन्वेस्ट करना है तो फिर हाउ यू कैन बिल्ड योर कम और फिर आगे जाके इंशाल्लाह आपकी कंपनी की वैल्यूएशन फिर इट विल बी मोर 10 टाइम्स देन द प्रॉपर्टी डेफिनिटली वैल्यूएशन। तो अभी मैं अब इवन अकेडमी हालाँकि मैंने एक कमरे से बैठ के बनाई थी रूम बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वैल्यूएशन इज़ इन मल्टी मिलियन रियाल और सो दिरहम यू कैन से। तो वही है कि मतलब इट्स ऑल अबाउट योर परसेवरेंस और कितना आप उसको सस्टेन कर सकते हैं और बिकॉज़ मेरे ऊपर ऑब्वियसली हर खैर आई वुड नॉट रिकमेंड एवरीवन टू टेक दिस रूट बिकॉज़ समटाइम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। दे हैव लुक आफ्टर देयर फैमिली, देयर सिबलिंग्स, देयर पेरेंट्स। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नहीं थी तो आई ऑप्टेड आल्सो एंड टूक सम रिस्क। So, but obviously you have to see your financial background and your how much you can sustain all तो this कितना agreement. आपके पास फाइनेंशियल फंड होना चाहिए इस तरह के फैसले करने के लिए? 6 महीने का, साल का? क्या प्रैक्टिकली आपको क्या एक्सपीरियंस रहा इसका? इसका डिपेंड करता है मतलब ये कैन नॉट से लाइक एनी फिक्स अमाउंट इस पे और टोटली डिपेंड करता है कि हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कितना स्केल अप करना है किस किस मार्केट्स में जाना है आपको अगर खाली यूएई में ही रहना है तो आई थिंक यूएई में तो आपको मालूम है ईज़ ऑफ इट्स लाइक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इज़ नॉट मच, यू डोंट हैव टैक्सेस और इवन आपको फर्स्ट ईयर में ऑफ़िस भी रेंट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? आप देखा ही होगा आपने फ्री ज़ोन वगैरह में आप ले सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट ए मतलब इट ऑल डिपेंड कि आपको कितना एक्सपेंड करना है और हाउ मच यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट फिर आप मार्केटिंग में कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्पॉन्सरशिप्स हैं इवेंट्स की तो वहाँ से भी ऑब्वियसली दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो इट ऑल डिपेंड्स मतलब आप हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट और उसपे आपको उस लिहाज से फिर बजट आपको अपना एलोकेट करना होता है। या आखिरी सवाल आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को अगर उनको कंसल्टिंग या ट्रेनिंग एकेडमी शुरू करना चाहें, हुँ। तो क्या रास्ता लेना चाहिए उनको या क्या नहीं करना चाहिए? कोई एडवाइस? आई थिंक जैसे आपने ऑलरेडी पहले कहा इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द पैशन और कॉलिंग अगर आपकी है
then you must go for it and identify कि how उस passion को आप profit में कैसे convert करते हैं, how you identify that niche market, or obviously, and this is one of the, I think, starting point. फिर उसके बाद secondly also कि आपका experience क्या है, क्योंकि अब जैसे आपने बताया corporate का experience, of course it helps a lot, because consulting में आपको you have to deal with lots of technical stuff as well on the finance, or apart from the soft skills जो हमने discuss किया, negotiation, communication, selling, उसके अलावा भी you need lots of experience. So how much experience you have, तो उस पे भी depend करता है. और ये these are all those things, because अगर आप introvert type के हैं, या you don't have much good communication, don't like interacting, or even a public speaking, if you don't have good public speaking, then I think first you need to work on these things, then decide to move for a successful career in the consulting. ज़बरदस्त ईशान, बड़ा मज़ा आया डिस्कशन करके। आई थिंक काफ़ी कुछ सीखने को है इस पॉडकास्ट में। और आई थिंक पैशन, माइंडसेट, सबसे बड़ी चीज़ ये है जो मैं देखता हूँ कि आपका नेटवर्क क्या है, जहाँ उठते-बैठते हैं। Exactly. वो बहुत रोल प्ले करता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि अच्छे खासे टैलेंटेड लोग तबाह हो जाते हैं सिर्फ़ गलत लोगों में बैठ के। Of course. तो बिल्कुल. थैंक यू सो मच ईशान फॉर दिस पॉडकास्ट, और रियली My हमें pleasure. काफ़ी मज़ा आया बात करके, और इंशाल्लाह कीप इन टच। तो जब भी Sure. सऊदी आएँ तो मुलाकात रखें इंशाल्लाह। Sure. Sarwan, inshallah. Thank you very much. चलें, ओके, थैंक यू।